सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑसिलेशंस के एमएचटी सीईटी के पीवाईक्यूज करेंगे कि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे उनको ऑसिलेशंस में प्रॉब्लम हो रही है। तो वी विल डू द पीवाईक्यूज ऑफ एमएचटी सीईटी फॉर ऑसिलेशन चैप्टर और 2021 के क्वेश्चंस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद एन एम्पलीट्यूड 0.3 एंड टाइम पीरियड π/5 सेकेंड्स। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब ऑप्शन देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस के एक्स, बट ऑप्शन में माइनस तो कहीं पे है ही नहीं, तो मैं लिखूंगा F इज इक्वल टू के एक्स। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज F इज इक्वल टू के एक्स, राइट। अब पूछा हुआ मैक्सिमम फोर्स। फोर्स मैक्सिमम कब होगा? जब x की वैल्यू मैक्सिमम होगी। x की वैल्यू मैक्सिमम होती है एक्सट्रीम पे, और एक्सट्रीम पे x की वैल्यू कितनी होती है? एम्पलीट्यूड। तो मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू के, और k को लिखा जा सकता है m ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनली फोर्स का आंसर आएगा, एफ मैक्स का आंसर आएगा एफ ओमेगा स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि एट एक्सट्रीम x की वैल्यू k होती है, राइट। एक्सट्रीम पे x की वैल्यू होती है a, तो m ओमेगा स्क्वायर। देखो m दिया हुआ है, लेट अस कैलकुलेट दिस वैल्यू। अब तो कैलकुलेशन करना है और तो कुछ है नहीं समझाने को। मास दिया हुआ है 5 ग्राम, मतलब 5 इंटू 10 पावर -3 किलोग्राम्स। ओमेगा को मैं लिखूंगा 2 पाई बाय कैपिटल टी और स्क्वायर, क्योंकि कैपिटल टी तो दिया हुआ है और एम्पलीट्यूड दिया हुआ है 0.3 मीटर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय, देखो 2 पाई बाय टी, कैपिटल टी की वैल्यू दी हुई है 2 पाई बाय टी। टी कितना दिया हुआ है? पाई बाय 5, तो पाई नीचे और 5 ऊपर, और स्क्वायर इंटू 0.3, करेक्ट। तो ये फाइनली हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर -3, ये ब्रैकेट में 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, तो उसको मैं लिख लेता हूँ 10 पावर 2, ओके, इंटू 0.3। तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 पावर -1, जो होगा 0.15। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.15 न्यूटन, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वन। ए मास m1 is suspended from a spring of negligible mass. A spring is pulled slightly in a downward direction and released. Mass performs time period of SHM T1. मतलब जब मास लगा है m1 तो टाइम पीरियड है t1। इफ द मास इज इंक्रीज्ड बाय m2, मतलब नया मास क्या होगा? मास को m2 बढ़ाया गया, मतलब नया मास होगा m1 प्लस m2। m1 तो पहले से ही था और तुमने m2 और डाल दिया, तो m1 प्लस m2 इज द न्यू मास। द टाइम पीरियड इज t2। व्हाट इज द रेशियो m2 अपॉन n1? चलो कर लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग पेंडुलम इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई रूट ऑफ m बाई k। ये फॉर्मूला है टाइम पीरियड का। या बच्चा ऐसा भी लिख सकता है कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, बिकॉज स्प्रिंग तो वही है, स्प्रिंग तो चेंज हो नहीं रहा है, तो k कांस्टेंट होगा, 2 पाई भी कांस्टेंट होगा, चेंज सिर्फ मास हो रहा है। और मैं बता देता हूं कि जब तो आंसर क्या आएगा, देखो t1 अपॉन t2 या t2 अपॉन t1 लिखते हैं, वो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। अगर t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m रूट m, तो हम लोग लिख सकते हैं कि t2 अपॉन t1 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ m2 अपॉन m2 नहीं आएगा, m1 अपॉन, देखो जब टाइम पीरियड t2 था ना, तो मास क्या था? m2 नहीं था, m1 प्लस m2 था, तो यहाँ पे m1 प्लस m2 आएगा, राइट। m1 प्लस m2 स्क्वायर करने पे क्या आएगा आंसर? t2 स्क्वायर बाय t1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 बाय m1, m1 प्लस m2 बाय m1। और अब हम लोग लेंगे डिविडेंडो। वैसे डिविडेंडो लेने की जरूरत नहीं, जिस बच्चे को डिविडेंडो का मतलब नहीं मालूम है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं डिविडेंडो यूज करूंगा, राइट। तो डिविडेंडो लेंगे तो आंसर आएगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय m1, ठीक है। तो आ गया आंसर। ये फाइनली सॉल्व करने के बाद वही आएगा, ये तो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर बाय t1 स्क्वायर ही होगा, और ये हो जाएगा m1 माइनस m1 कैंसिल होके m2 बाय m1। आ गया आंसर, m2 बाय m1 इज इक्वल टू t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। जिस बच्चे को डिविडेंडो नहीं आता वो लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद रखना है जिसको डिविडेंडो नहीं आता वो लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A particle executes SHM, ये SHM है, SHM of period 2 pi by root 3, तो we know the value of capital T along a straight line 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ द लाइन मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है वो 4 सेंटीमीटर है,
यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। लेंथ ऑफ द लाइन मतलब लेंथ ऑफ द लाइन अलोंग विच ऑसिलेशन इज टेकिंग प्लेस इज 4 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ होगा एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर, मतलब तुमको पूरा लेंथ पाथ लेंथ दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर इज 2a, तो a विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। The displacement at which the velocity is numerically equal to acceleration, मतलब velocity is equal to acceleration। velocity का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x। तो हमको x ढूंढना है, we need to find what, x। तो पहले तो ओमेगा विल कैंसल व्हाटएवर वी कैन कैंसल, ओमेगा और स्क्वायर कैंसल हो जाएगा, राइट। अब हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इफ यू स्क्वायर दिस you will get a square minus x square is equal to omega square x square। एम्पलीट्यूड दिया हुआ, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर है तो 4 हो जाएगा, माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा मींस 2 पाई बाय कैपिटल T, सब सीजीएस में रखा है, यूनिट्स याद रखना, x स्क्वायर तो 4 माइनस x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2 पाई बाय रूट 3 ना, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय रूट 3, तो रूट 3 ऊपर जाएगा स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर, तो मेरे ख्याल से 2 पाई कैंसिल कर लेते हैं, फाइनल आंसर होगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट 3 का स्क्वायर इज 3 एक्स स्क्वायर, तो 4 इज इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर, राइट। तो 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स का आंसर आएगा प्लस और माइनस 1 सेंटीमीटर, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle is suspended from a vertical spring which is executing SHM of frequency 5 Hz. Frequency is known, okay? Frequency है 5 Hz. The spring is unstretched at the highest point of oscillation. Maximum speed of the particle is, तो हम लोग को पूछा हुआ है Vmax. Vmax पूछा हुआ है, Vmax is equal to question mark. Okay, what is the maximum velocity? देखो Vmax का a particle is suspended from the vertical spring which is executing SHM of frequency 5 Hz. Okay, the spring is unstretched at the highest point of oscillation. What is the maximum speed of the particle? तो देखो सबसे पहले एक काम करते हैं कि सिचुएशन को विजुअलाइज करते हैं। ये मेरे ख्याल से स्प्रिंग है, और जब स्प्रिंग हाईएस्ट पॉइंट ऑफ, देखो स्प्रिंग कैसे ऑसिलेट हो रही है, ये मास यहाँ पे है, ध्यान से सुनो, ये मास यहाँ पे है, और अनस्ट्रेच्ड का मतलब क्या होता है, स्प्रिंग अपने नॉर्मल सिचुएशन में यहाँ पे खिंचा हुआ नहीं है, फिर मेरे ख्याल से यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट होगा, राइट, यहाँ से यहाँ तक ऑसिलेट होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्प्रिंग को यहाँ पे नीचे ले जाने वाला फोर्स कौन होगा, जी होगा, जी। मतलब यहाँ पे ये जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, ये अपर एक्सट्रीम है, ये लोअर एक्सट्रीम है, तो अपर एक्सट्रीम पे नीचे ले जाने वाला एक्सेलरेशन तो जी होगा, और हम जानते हैं ए इज इक्वल टू, देखो ये उसका मीन पोजीशन होगा, जब ये ऑसिलेट करना स्टार्ट होगा तो ये उसका मीन पोजीशन होगा, और ये उसका एम्पलीट्यूड होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा, राइट। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे व्हाट इज द एक्सेलरेशन ओनली एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, दैट इज जी, और एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेलरेशन होती है मैक्सिमम, राइट। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, देखो ये एक्सट्रीम पॉइंट है, अपर एक्सट्रीम है, ये अपर एक्सट्रीम पॉइंट है, अपर एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेलरेशन होती है मैक्सिमम, राइट, अपर एक्सट्रीम पॉइंट। सो अपर, मुझे एम्पलीट्यूड चाहिए, मैं निकाल रहा हूं एम्पलीट्यूड, देखो तो अपर एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन एट द अपर एक्सट्रीम विल बी मैक्सिमम एंड इट इज इक्वल टू जी, और हम जानते हैं कि ए मैक्स का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा स्क्वायर, तो ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी, राइट। और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ए ओमेगा, सो व्हाट वी वांट ए ओमेगा, राइट, बिकॉज Vmax का फॉर्मूला क्या होता है, Vmax इज इक्वल टू ए ओमेगा, Vmax इज इक्वल टू ए ओमेगा, तो ए ओमेगा क्या होगा, देखो यहाँ से ए ओमेगा विल बी इक्वल टू जी बाय ओमेगा, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, ए ओमेगा विल बी इक्वल टू जी बाय ओमेगा, तो दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ, 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ और एफ 5 दिया हुआ है, राइट, तो 10 बाय 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 10, तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय 5, फ्रीक्वेंसी 5 है, राइट, तो ये 10 बाय 10 पाई होगा, और 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर आएगा 1 बाय पाई, सो द आंसर इज 1 बाय पाई मीटर पर सेकेंड। ओके, तो याद रखना कि अपर मोस्ट पॉइंट जो है वहां पे स्प्रिंग स्ट्रेच हुआ ही नहीं है, राइट,
तो स्प्रिंग कुछ ऐसे ऑसिलेट होगा, इस रेंज में ऑसिलेट होगा। तो अपर पॉइंट पे व्हाट इज द ओनली एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द मास, दैट इज g। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सेलरेशन g होगा, तो amax इज इक्वल टू g लिखा, a ओमेगा स्क्वायर को g लिखा। मुझे चाहिए था vmax और मैं जानता हूं vmax मतलब a ओमेगा, तो एक ओमेगा को मैं नीचे लेके चला गया, तो a ओमेगा इज g बाय ओमेगा और आगे आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a body executes simple harmonic motion with time period t1 under the action of force f1, मतलब जब फोर्स f1 है तो टाइम पीरियड t1 है, तो मैं लिख सकता हूं फोर्स का फॉर्मूला क्या है, kx। तो f1 इज इक्वल टू m ओमेगा 1 स्क्वायर x, या m ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय t 1 द होल स्क्वायर इनटू x, ये f1 है। एंड विद टाइम t2 व्हेन द फोर्स इज f2, तो जब फोर्स f2 है तो टाइम पीरियड क्या है, m ओमेगा 2 स्क्वायर x होगा पहले तो फोर्स का फॉर्मूला, और यहाँ पे आएगा 2 पाई बाय t2 द होल स्क्वायर इनटू x, ये f2 के वजह से होगा। तो अगर f1 फोर्स लगाएंगे टाइम पीरियड t1, f2 लगाएंगे टाइम पीरियड t2, तो जब दोनों एक साथ लगाएंगे, बोथ द फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द टाइम पीरियड। तो एक काम करते हैं, लेट द टाइम पीरियड, द न्यू टाइम पीरियड भी t, न्यू टाइम पीरियड भी t मान लेते हैं उसको, क्योंकि t1 t2 तो f1 और f2 का है। लेट द न्यू टाइम पीरियड भी कैपिटल T, तो आई कैन राइट f इज इक्वल टू f1 प्लस f2। व्हेन बोथ द फोर्सेस आर अप्लाइड टुगेदर ऑन द बॉडी, नेट फोर्स विल बी इक्वल टू f1 प्लस f2। ओके, मान लेते हैं सेम डायरेक्शन में लगाया हुआ है, हमको बोलना चाहिए था सेम डायरेक्शन में लगाया हुआ है, तो f इज इक्वल टू f1 प्लस f2। देखो f के जगह पे क्या लिखूं, f1 के जगह पे m 2 पाई बाय t1 द होल स्क्वायर इनटू x, f2 के जगह पे m 2 पाई बाय t2 द होल स्क्वायर इनटू x, और नेट फोर्स के समय पे हमने टाइम पीरियड को क्या माना था, 2 पाई बाय t मान लिया था, राइट। हमने t माना था ना टाइम पीरियड को, तो 2 पाई बाय t। तो अगर ध्यान, सॉरी x इनटू x, हमने टाइम पीरियड को t माना था नेट फोर्स के लिए, सब x कट गया, m कट गया, 2 पाई स्क्वायर कट गया, फाइनली यू आर लेफ्ट विद व्हाट, 1 by t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by t1 स्क्वायर प्लस 1 by t2 स्क्वायर। जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो आंसर आता है ना, कुछ उस तरह का आंसर आया। तो फाइनल आंसर तो बहुत आसानी से आ जाएगा, वही जैसे फाइनल आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल ले लेना, यू विल गेट द आंसर एज t स्क्वायर इज इक्वल टू t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, t स्क्वायर विल बी इक्वल टू t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर बाय t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। ओके, तो फाइनल आंसर क्या होगा, रूट लेना पड़ेगा, और रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा, t1 t2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, राइट। ये फाइनल आंसर है, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग विद अ फ्रीक्वेंसी n ऑन अ सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम की फॉर्मूला क्या है, t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी, तो फ्रीक्वेंसी तो उसका उल्टा होगा ना, 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी का उल्टा 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ g बाय l होगा, राइट। दिस इज फ्रीक्वेंसी। इफ इट इज टेकन टू डेप्थ r बाय 2 बिलो द अर्थ सरफेस, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एट अ डेप्थ r बाय 2। बहुत ही आसान है, g चेंज हो जाएगा डेप्थ पे ले जाने से। लेट अस से द नया फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट ऑफ g के जगह पे क्या लिखोगे, g डेप्थ डिवाइडेड बाय l। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम जब डिवाइड करेंगे तो n अपॉन n डैश विल बी इक्वल टू रूट ऑफ g अपॉन gd। नहीं, मुझे ऐसे नहीं डिवाइड करना चाहिए, मुझे 2 को 1 से डिवाइड करना चाहिए, तो n डैश ऊपर आ जाएगा, राइट। 2 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं, तो n डैश अपॉन n विल बी इक्वल टू रूट ऑफ gd अपॉन g, gd अपॉन g। अब इसमें ग्रेविटेशन का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए तो ये सम कर पाओगे। g at a depth is given by the formula, g at a depth is given by the formula g into 1 minus d by r, d मतलब डेप्थ, और ऑलरेडी एक g नीचे था तो ये g और g तो कैंसिल हो गया, तो n डैश इज इक्वल टू n टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस डेप्थ कितना दिया हुआ है r बाय 2, और एक r नीचे ऑलरेडी था, और तो ये r r भी कैंसिल, 1 माइनस हाफ हाफ हो जाएगा, तो n डैश विल बी इक्वल टू n इंटू रूट ऑफ हाफ। अब रूट ऑफ हाफ मतलब 1 का रूट तो 1 ही होगा, और रूट 2 नीचे चला आएगा, राइट। तो n डैश इज इक्वल टू n बाय रूट 2, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ स्फीयर ऑफ मास, देखो एक क्वेश्चन 20 सितंबर का है,
जो मैंने लास्ट में किया है, क्योंकि वो थोड़ा टफ है इसलिए मैंने लास्ट में किया उसको। 20 सितंबर शिफ्ट 1 में था वो क्वेश्चन, मैंने उसे एकदम लास्ट में किया है। A sphere of mass 25 ग्राम is placed on a vertical spring. It is compressed by 0.2 मीटर, मतलब स्प्रिंग कंप्रेस हो गया 0.2 मीटर। When the spring is released, the sphere will reach a height of, मतलब सिंपल सा लॉजिक है, तुमने स्प्रिंग को कंप्रेस कर लिया, कुछ ऐसा सिचुएशन समझो। स्प्रिंग को कंप्रेस कर लिया और इसके ऊपर एक मास है। जब स्प्रिंग को छोड़ोगे ना तो ऑफकोर्स वो मास ऊपर जाएगा। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू, देखो अभी स्प्रिंग को प्रेस किया हुआ है तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही छोड़ोगे ना स्प्रिंग को रिलीज करोगे तो क्या होगा, स्प्रिंग को रिलीज करने पे ये मास ऊपर जाएगा। तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास। ओके, पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट h ऊपर गया समझ लो यहां से ऐसे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, potential energy of the spring is converted into potential energy of the mass is equal to potential energy of the mass. Okay, अब स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ kx स्क्वायर या हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। मैं हाफ fx लिखता हूं ना क्योंकि मुझे f पता है और x पता है, दैट इज इक्वल टू mgh। मुझे h ही तो निकालना है, तो हाफ इंटू फोर्स दिया हुआ है 5, कंप्रेशन दिया है 0.2 मीटर। ओके, that is equal to mass of the body 25 ग्राम। एक काम करता हूँ, 25 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए -3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। g तो 10 है और h मुझे ढूंढना है। ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ, 5 इंटू 0.2 तो 1 हो जाएगा, ये हो गया हाफ। और इसका क्या करेंगे, 250 इंटू 10 पावर -3 होगा 0.25। So this is equal to what? देखो 250 into 10 power -3 0.25, 0.25 मतलब 1/4 होता है। ओके, 0.25 मतलब 1/4 होता है। 4 ऊपर चला गया तो h का आंसर 2 मीटर आएगा। h is equal to 2 मीटर और ऐसा एक ही ऑप्शन है, आंसर डी। सो आंसर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर एसएचएम अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, मतलब एक कॉन्वेक्स लेंथ है जिसकी फोकल लेंथ में जानता हूं 8 सेंटीमीटर। मीन पोजीशन ऑफ ऑसिलेशन इज 14 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो ठीक है, देखो एक काम करते हैं, एक लेंस बना लेता हूं, ध्यान से देखना। एक लेंस बना लेता हूं और यहां पे कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल की मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। एकदम ध्यान से देखना, मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ओके, और ये मीन पोजीशन कितना दूर है, 14 सेंटीमीटर, राइट। u इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नेगेटिव लेते हैं, ओके नेगेटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड में है। पहले देख लेते हैं मीन पोजीशन यहाँ पे कहाँ पे दिखेगा, मतलब मीन पोजीशन का इमेज कहाँ बनेगा। देखो अगर ये पोजीशन 1 है, पोजीशन 1 तो उसका करस्पॉन्डिंग इमेज 1 कहाँ बनेगा, देखते हैं। रुको, हम लोग को पता है ना फॉर्मूला लेंस में, लेंस इक्वेशन क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेकिन मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ऐसे याद रखने का, fu अपॉन u प्लस f। एक ही बात है दोनों, सी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो यही आंसर आएगा। सो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f या v इक्वल टू fu अपॉन u प्लस f। लेंस के लिए तो v इज इक्वल टू फोकल लेंथ 8, u -14, ये होगा -14 प्लस 8, -14 प्लस 8, तो कितना हो गया ये, -14 इंटू 8, -14 इंटू 8 डिवाइडेड बाय व्हाट, -6, राइट। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ओके। तो 56/3, 56/3 कितना होता है, 56/3 इज 18 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 18.67 मान लेते हैं, 18.67 या 19 जैसा मान लो, चलो एग्जाम में 18.67 ही लिखा। तो इमेज तुम्हारा कहां बनेगा देख लो, योर इमेज विल बी फॉर्म्ड एट व्हाट, 18.67। ये तुम्हारा इमेज 1, पोजीशन 1 का इमेज है, कहां पे बना, 18.67 पे, ठीक है, 18.67 पे इमेज बना। अब ध्यान से सुनना, बहुत आसान समय, कोई ज्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेशन है थोड़ा लेकिन इजी है। एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है। अब एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर मतलब मान लेते हैं कि इस तरफ और 1 सेंटीमीटर गया है, इसका एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर है।
मतलब पोजीशन 2 कितना हो गया, पोजीशन 2 इज 1 सेंटीमीटर। पोजीशन 2 ये 1 सेंटीमीटर और पीछे चला गया, एम्पलीट्यूड है इसकी, राइट। तो इसी में ऑसिलेट होगा पार्टिकल आगे पीछे। तो u कितना हो गया, u 14 की जगह 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, बस इतना याद रखना। तो मैं नया इमेज डिस्टेंस निकाल रहा हूँ v डैश, फॉर्मूला वही होगा fu अपॉन u प्लस एफ, बट याद रखना u बदल गया, ओके। 15 हो गया, 14 की जगह 15, तो ये होगा 8 इंटू -15 अपॉन -15 प्लस 8। तो आंसर विल बी -120 डिवाइडेड बाय -7। अब 120/7 कितना होता है वो तुमको सोचना पड़ेगा। 120/7 कितना होता है, 120/7 रुको कर लेते हैं, तो टेंशन मत लो। 7 1 जा, फिर 50 हो गया ना, 50, 7 7 जा, हाँ 7 7 जा, 17 मान लेते हैं, 17 मान लेते हैं इसको, और इसको 19 मान लेते हैं, चलो अप्रोक्सीमेटली 17 और इसको 19 मान लेते हैं। ये 19 सेंटीमीटर मान लो और ये 17 सेंटीमीटर मान लो। तो देखो तुम्हारा इमेज अब कहाँ पे बना, पहले 19 पे बना था समझो, अब कहाँ पे बना, 17 पे बना। हाँ 17 पे बना, 17 मतलब यहाँ पे बना समझो, 17 सेंटीमीटर। तो ध्यान से सुनना, पहले तुम्हारा इमेज कहाँ बना था, 19 सेंटीमीटर पे, अब कहाँ पे बना, 17 पे। तो ध्यान से सुनो, जब ये 1 सेंटीमीटर ऐसा आगे पीछे होगा ना, तो ये यहाँ पे इमेज 2 सेंटीमीटर आगे पीछे होगा, 2 सेंटीमीटर आगे पीछे होगा, मतलब पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट होगा, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इधर ऐसे, सॉरी एक मिनट, ऐसे नहीं, इधर नहीं, इस तरफ कहाँ जाएगा, सुनो पहले मीन पोजीशन कहाँ पे थी, यहाँ पे थी मीन पोजीशन, राइट। तो वो 2 इस तरफ जाएगा और 2 इस तरफ जाएगा, ऐसे ऑसिलेट होगा, राइट। दिस इज द वे द इमेज विल ऑसिलेट। मतलब ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड 1 सेंटीमीटर होगा, लेकिन इमेज का एम्पलीट्यूड ये हुआ ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये इमेज का एम्पलीट्यूड हुआ जो कि 2 सेंटीमीटर है। और 2 सेंटीमीटर जैसा एक ही ऑप्शन है, दैट इज इक्वल टू, देखो ये 19 माइनस 17 किया मैंने, ओके, इसको 19 मान लिया, 19 माइनस 17 व्हाट इज द आंसर, 2 सेंटीमीटर। तो आंसर है 2 सेंटीमीटर, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A child is sitting on a swing which performs SHM. It has maximum and minimum height from the ground 0.75 and 2 meter respectively. देखो समझो ना कि एक ये a child is sitting on a swing which performs SHM has maximum and minimum height और 0.5 and 2, ठीक है, ध्यान से सुनना। मतलब ये ग्राउंड है समझो, ये ग्राउंड है, तो ये मिनिमम हाइट कितनी है ग्राउंड से, ग्राउंड से मिनिमम हाइट कितनी है, ग्राउंड से मिनिमम हाइट है 0.75 सेंटीमीटर, 0.75 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं होगा बच्चों, ये प्रिंटिंग एरर होगा, सेंटीमीटर बहुत ये अलग हो गया, ये मेरे ख्याल से पक्का मीटर है बच्चों, ये प्रिंटिंग एरर होगा, 75 सेंटीमीटर नहीं मीटर होगा, मीटर। तो 0.75 मीटर ले लेता हूँ, और फिर वो ऊपर कितना तक जाता है, देखो स्विंग तुम्हारा ऐसे, मतलब ये एक झूला है एक्चुअली, कितना ऊपर जा रहा है ग्राउंड से, कितना ऊपर तक जा रहा है, ये 2 मीटर तक जा रहा है, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर, ये 2 मीटर है। तो 2 मीटर से 0.75, मतलब ये एक सेकेंड, 2 मीटर मतलब ये टोटल हाइट 2 मीटर है, ग्राउंड से 2 मीटर है, ग्राउंड से 2 मीटर मतलब यहां से लेके यहां तक 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, राइट। तो ये 2 मीटर है, करेक्ट है, और ये क्या है 0.75 मीटर है, इसको मैं रेफरेंस लेवल मान लेता हूं, मतलब मैं हाइट यहां से मेजर करूंगा, ये मेरा रेफरेंस लेवल है। तो हाइट कितना हुआ, देखो हाइट हुआ मेरे ख्याल से 2 मीटर माइनस 0.75 1.25 मीटर। तो ये प्रॉब्लम मैं एक रिस्क पे लेके कर रहा हूँ सॉल्व, अगर आंसर नहीं आया तो हम लोग देखेंगे क्या करना है। ये है कि ये सेंटीमीटर नहीं हो सकता, ऐसा मेरा गट फीलिंग है, ये मीटर होना चाहिए। तो लोएस्ट पोजीशन पे हो 0.7 मीटर पे, हाईएस्ट पोजीशन पे हो 2 मीटर पे, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना यहाँ से यहाँ तक का, ये होगा कितना 1.25 मीटर, 1.25 मीटर। अब ध्यान से सुनना, सही, यहाँ पे बॉडी के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, तो सिंपल सा बात लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट मीन, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन का काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, तो कॉमन टर्म्स कट जाएंगे, v का आंसर आएगा √2gh,
दैट इज v इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh मतलब 2 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है 1.25, तो 1.25 इंटू 2 होगा 2.5, 2.5 25, आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने सही सोचा था, राइट। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो बॉडी जब हाइट से नीचे की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेंडुलम क्लॉक इज रनिंग फास्ट, फास्ट चल रहा है, उसे स्लो करना है तुमको, राइट। तो पेंडुलम स्लो मतलब देखो, द क्लॉक हैज टू बी स्लोड, क्लॉक हैज टू बी स्लोड। स्लोड का मतलब क्या होता है, स्लो करना मतलब उसे अब ऑसिलेट होने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, मतलब टाइम पीरियड बढ़ाना है, याद रखना। क्लॉक को स्लो करने का मतलब क्या है, उसे अब एक ऑसिलेशन करने में ज्यादा टाइम लगना चाहिए, टाइम पीरियड बढ़ाना है, राइट। सो ए क्लॉक इज रनिंग फास्ट, टू कीप द करेक्ट टाइम, टाइम पीरियड हैज टू बी इंक्रीज्ड। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। टाइम पीरियड को बढ़ाने के लिए एल को क्या करना पड़ेगा, क्या क्या, रिड्यूस द मास ऑफ द वर्क, मास पे डिपेंड ही नहीं करता, रिड्यूस द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड ही नहीं करता, इंक्रीज द लेंथ या डिक्रीज द लेंथ, तो आंसर है इंक्रीज द लेंथ, क्योंकि अगर लेंथ बढ़ाओगे तो ही तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एन है। तो इसका क्वेश्चन आंसर, इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर सी, यू हैव टू इंक्रीज द लेंथ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A particle is performing SHM with a maximum velocity v. If the amplitude is tripled and the period is doubled, then the maximum velocity is, देखो maximum velocity का आंसर क्या होता है, a ओमेगा, या ऐसे लिखा जा सकता है a 2 पाई बाई टी। ये तुम्हारा फर्स्ट केस का वेलोसिटी है, ठीक है। सेकेंड केस में क्या किया तुमने, एम्पलीट्यूड को ट्रिपल कर लिया, मतलब तुम्हारी नई वेलोसिटी में a क्या हो जाएगा 3a, और टाइम पीरियड को क्या कर लिया तुमने, डबल, टाइम पीरियड को डबल कर लिया, तो 2 पाई बाय 2t, टाइम पीरियड t के जगह पे 2t हो गया। अब बस दोनों को डिवाइड ही तो करना है, अगर दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा, v डैश बाई v विल बी इक्वल टू a कट जाएगा, 2 पाई बाय t कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3/2 बचेगा। तो फाइनल आंसर होगा v डैश विल बी इक्वल टू 3/2v, और 3/2 होता है 1.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आंसर ए। आई होप ऑल ऑफ यू फॉलोइंग दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A mass 0.4 kg performs SHM with a frequency 16 Hz. At a certain instant, it has a kinetic energy 2 joule and potential energy 1.2 joule. What is the amplitude of oscillation? किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे अगर मुझे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों पता है ना, तो मैं टोटल एनर्जी निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो, क्योंकि क्या है ना, मेरे पास x है नहीं, देखो मेरे पास x है नहीं, राइट, बिकॉज आई डोंट हैव x, इसलिए मुझे टोटल, देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला में x आता ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। टोटल एनर्जी विल बी ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना। किसी भी मोमेंट पे अगर तुमको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मालूम है तो टोटल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो आंसर आएगा 2 प्लस 1.2 दैट इज 3.2। मैंने ऐसा क्यों किया, मैं फिर एक बार बता देता हूँ। देखो, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला यूज करूंगा तो मेरे पास x आएगा पिक्चर में, और x तो अननोन है, मैं जानता नहीं हूं कितनी है उसकी वैल्यू, राइट। तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैंने टोटल एनर्जी निकाली, और टोटल एनर्जी के फॉर्मूला में x नहीं आता, सिर्फ a आता है, तो आंसर आ जाएगा। अब देखो टोटल एनर्जी की फॉर्मूला क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, या टोटल एनर्जी तो 3.2 है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू m, कितना m है 0.4, ओमेगा मतलब 2 पाई f द होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, a तो ढूंढना है हमको, राइट। अब एक मिनट रुक जाना, 3.2 इज इक्वल टू, एक काम करता हूं, एक काम करते हैं, रुको, ये 0.41 जा और 0.48 जा कैंसिल होगा, और 2 8 जा 16 हो गया, राइट। 16 इज इक्वल टू 2 पाई f द होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। देखो मेरे ख्याल से सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर से सबके स्क्वायर रूट निकल जाएंगे। 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, 2 पाई f द होल स्क्वायर का 2 पाई f ही होगा, और a स्क्वायर का a होगा, राइट। तो a क्या होगा, a विल बी इक्वल टू व्हाट, 4 अपॉन 2 पाई f, 4 अपॉन 2 पाई f, या a विल बी इक्वल टू 4 अपॉन 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 16 अपॉन पाई है, तो पाई पाई तो कैंसिल हो गया, राइट। तो 4 अपॉन 32 हो गया, और 4 अपॉन 32 होगा 1/8, और 1/8 होगा 0.125 मीटर। ओके, 1/8 इज 0.125 मीटर, ऐसा ऑप्शन है आंसर बी। सो आंसर बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A bob of a simple pendulum of mass m is displaced through 90 degrees from the mean and released.
व्हेन द बॉब इज एट द लोएस्ट पोजीशन द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज, मतलब तुमने किया क्या, देखो बॉब को ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये तुमने बॉब को यहां तक ला दिया 90 तक, और उसके बाद में छोड़ दिया तो वो नीचे आया, नीचे आएगा तो उसके पास स्पीड होगी, ऑफ कोर्स स्पीड होगी, और वो स्पीड निकाला जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी निकाल लेते हैं, डोंट वरी। तो बॉब यहां तक आ गया, राइट, ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, टेंशन पूछा है स्ट्रिंग में, ये तुम्हारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन पूछा हुआ है, दिस इज द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन, ध्यान से सुनना। अब ये थोड़ा सा सर्कुलर मोशन जैसा सम हो गया, देखो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन तुम जानते हो ऑलरेडी, ये टी होगा, ये mg होगा, और टी और mg इक्वल नहीं होंगे, देयर विल बी नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। सो लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का फॉर्मूला क्या है, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg, ओके। अब v निकालना है तुमको, देखो कैसे निकालोगे, यहां की पोटेंशियल एनर्जी, यहां की पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट r है ना, रेडियस, रेडियस है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, विल बी इक्वल टू यहां की काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम। पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट कैसे निकालोगे, mgh, काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम कैसे निकालोगे, हाफ mv स्क्वायर, तो v आएगा रूट ऑफ 2gh। अब बस ये रूट ऑफ 2gh यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो, t लोएस्ट पॉइंट पे इज इक्वल टू m बाई r, 2gh नहीं 2gr, r, ओके, बिकॉज हियर हाइट विल बी इक्वल टू रेडियस, हाइट विल बी इक्वल टू रेडियस, तो ये mgr और ये हो जाएगा 2gr, तो यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो रूट चला जाएगा और 2gr ही आएगा सिर्फ, प्लस mg, तो मेरे ख्याल से r r कैंसल, 2mg प्लस mg इज 3mg, 3mg, तो टेंशन एट द लोएस्ट पोजीशन विल बी इक्वल टू 3mg, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द SHM इज डिक्रीज देन पीरियड एंड टोटल एनर्जी विल, पीरियड को क्या लेना देना एम्पलीट्यूड से, डिपेंड ही नहीं करता एम्पलीट्यूड पे, इट्स पीरियड विल इंक्रीज, टोटल एनर्जी का ही देख लेते खाली, देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, राइट, तो टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, a स्क्वायर। तो अगर तुमने एम्पलीट्यूड को डिक्रीज किया तो टोटल एनर्जी भी डिक्रीज होगा, लेकिन टाइम पीरियड को कोई फॉर्मूला फर्क नहीं पड़ता, तो टाइम पीरियड विल नॉट चेंज बट टोटल एनर्जी विल डिक्रीज, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। और मैं तुमसे कह रहा था कि एक सम था जो मैंने 2000 जो 20 सितंबर का था, लेकिन मैंने लास्ट में सॉल्व किया क्योंकि वो टफ है, तो ये वाला सम है देखो 20 सितंबर शिफ्ट 1 का, जो मैं लास्ट में कर रहा हूँ क्योंकि ये काफी टफ है, और ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो बच्चों को पूछा ही नहीं जाना चाहिए, बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन बी डन वेरी इजीली, जब अगर बच्चे को ये पता है कि यूसीएम इज द प्रोजेक्शन ऑफ एसएचएम ऑन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, लेकिन एक्चुअली बच्चे को ये पता नहीं होता, मतलब ये पार्ट डिलीट हुआ था सिलेबस से, ये प्रॉब्लम बहुत ही आसानी से बच्चा कर सकता अगर उसे ये पता होता कि यूसीएम इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ एसएचएम ऑन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करके इस प्रॉब्लम को बड़ी आसानी से किया जा सकता है, बड़ी आसानी से, मतलब थोड़ा एक्सप्लेन तो फिर भी करना पड़ेगा, लेकिन बच्चे को जब सिलेबस से डिलीट करवा दिया गया था, तो ये पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इजी नहीं है किसी भी हालत में। एनीवेज मैं सॉल्व कर रहा हूं, देखो two particles P and Q perform SHM of same amplitude, same frequency along the same line. At a particular instant, the maximum distance between the two particles is root 2a. The initial phase difference between them is, ठीक है, देखो दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन दोनों का फेज अलग अलग है, तभी तो पूछा है ना फेज डिफरेंस। तो एक काम करता हूं, देखो एक के इक्वेशन को लिख लेता हूं, a sin ओमेगा टी, a sin ओमेगा टी मतलब वही 2π/ft, और दूसरे वाले के इक्वेशन को क्या लिखूंगा, a एम्पलीट्यूड तो दोनों का सेम है, साइन ओमेगा टी भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, प्लस फाई। तो अब याद रखना एक का फेज क्या है, ओमेगा टी है, और एक का ओमेगा टी प्लस फाई है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, फाई हो गया, फेज डिफरेंस फाई, मतलब तुमको ढूंढना क्या, फाई ही ढूंढना है। अब ध्यान से सुनो, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, अगर कभी भी तुमको डिस्टेंस निकालना हो ना पार्टिकल्स के बीच की, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, तो उसका फॉर्मूला क्या है, देखो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इक्वल टू x2 माइनस x1, डिफरेंस लेने का दोनों का डिस्प्लेसमेंट का, सो मॉड ऑफ x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो चलो x2 माइनस x1 निकाल लेते हैं, x2 माइनस x1 विल बी a sin ओमेगा t प्लस फाई प्लस a sin ओमेगा t, तो a तो कॉमन आ जाएगा, राइट, और sin a प्लस sin b का क्या फॉर्मूला होता है, sin a
साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। साइन ए मतलब देखो यहां से यहां तक ये हमारे लिए सी हो गया और इसको डी मान लो, है ना। तो ये प्लस ये बाई टू क्या होगा, मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, टू ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस 5/2 ये होगा एक टर्म, और दूसरा टर्म क्या होगा, इनटू a माइनस बी बाई टू। जब a माइनस बी बाई टू करो तो यहाँ पे आएगा cos ओमेगा टी प्लस 5 माइनस ओमेगा टी 5 बचा 5/2 आएगा सिर्फ, ठीक है। तो तुम्हारा फाइनल आंसर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज इक्वल टू व्हाट। अब थोड़ा टर्म्स को रीअरेंज कर लेता हूं, a cos 5/2 इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। अब ध्यान से सुनना, इसमें जो आगे वाला टर्म है ना, आगे वाला टर्म ये वाला टर्म, जो ये वाला टर्म है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो भी है, और ये सेपरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, a cos 5/2। ये वाला टर्म जो है ना, या समझो इसको मैक्सिमम होने के लिए साइन, ये साइन वाला टर्म जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, a cos 5/2। सो x2 माइनस x1 का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, a cos 5/2। लेकिन हमको तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है √2, तो √2 एम्पलीट्यूड, राइट। ये a मतलब एम्पलीट्यूड है, याद रखना, एम्पलीट्यूड, राइट। √2a इज इक्वल टू a cos 5/2। दोनों तरफ a से डिवाइड कर लो तो √2 cos 5/2 आएगा, ये a और a कट गया। अगर cos √2 आएगा, cos का वैल्यू, एक सेकेंड cos का वैल्यू कितना है, cos 5/2 इज √2a। cos की वैल्यू कभी √2 नहीं हो सकती, क्योंकि √2 तो 1 से ज्यादा हो गया ना, 1.414 हो गया, तो कहीं पे कुछ गलत हुआ। रुको एक सेकंड देखते हैं, रुको। अच्छा, साइन ए प्लस साइन बी की फॉर्मूला मैंने गलत दी, साइन ए प्लस साइन बी 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। यहाँ पे एक 2 आएगा एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पे एक 2 आएगा एक्स्ट्रा, 2 यहाँ पे भी 2 आएगा। अब सही है सब, यहाँ पे भी एक 2 आएगा, तो ये हो जाएगा √2/2। √2/2 इज 1/√2। अब सही हो गया, 1/√2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 5/2, cos of 5/2। So I hope all of you understand that what mistake we were making. The mistake was that ये फॉर्मूला में यहाँ पे 2 आना चाहिए, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पे मैंने ये 2 ऐड कर लिया, यहाँ पे 2 ऐड कर लिया, तो 2/√2 1/√2 हो गया। और अगर cos ऑफ एन एंगल इज 1/√2 तो एंगल क्या होता है, 5/4, 45 होता है, 5/4, तो 2 और ये 4 कैंसिल हो गए, फाइनल आंसर होगा 5/2। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो मैं बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन इजी तो है ही नहीं किसी भी हालत में, राइट। तो ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था, इसको करने का बहुत इजी मेथड था, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम ऑन द इज एन एसएचएम ऑन द सर्कमफरेंस ऑन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। लेकिन ये तो तुमको सिलेबस से डिलीट कर दिया, तो ये पूछना ही नहीं चाहिए था क्वेश्चन। एनीवे तो पूछ लिया तो मैंने कर दिया। So thanks for watching the video and do share the video with your friends and subscribe the channel. Thank you so much.